नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का। एक टॉपिक बच गया था, राजस्थान के प्राचीन शिलालेख एवं प्रशस्तियाँ। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है लगातार आता ही रहता है। तो इनमें हम कुछ महत्वपूर्ण 30 शिलालेखों की बात करेंगे जिनसे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बडली का शिलालेख। बडली कहाँ पे है? ये अजमेर में भी है और एक चित्तौड़गढ़ में भी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अजमेर की। तो यहाँ पर बडली शिलालेख कहाँ पे है? अजमेर में है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। इसका समय जो है 200 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि में यह लिखा हुआ है। यह शिलालेख वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में इसको रख दिया गया है। तो इसको वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? ये अजमेर संग्रहालय में, इसको अजमेर का जो म्यूजियम है उसमें इसको रख दिया गया है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन शिलालेख है? वो है बडली का शिलालेख, जो कि 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बडली शिलालेख कहाँ पर है? अजमेर में है, 200 ईसा पूर्व का है। अजमेर संग्रहालय में वर्तमान में इसको रख दिया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। जैसे देवनागरी लिपि है हमारी, उसी प्रकार एक लिपि थी पहले, ब्राह्मी लिपि। अगला है राज प्रशस्ति, जो कि कहाँ पे है? राजसमंद में है। यहाँ पर डबल राज प्रशस्ति राजसमंद लिखा हुआ है, इसको आप काट दें। तो यहाँ पर राज प्रशस्ति कहाँ पे है? ये राजसमंद जिले में है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे बड़ा? क्योंकि यह 25 काले रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं पर, अर्थात चट्टानों पर, जो वहाँ पर शिलाएँ हैं, मतलब चट्टानें हैं राजसमंद में, राजसमंद ज़िले में। वहाँ पर एक झील है, उस झील के किनारे, राजसमंद जो झील है उसके किनारे पर 25 शिलाएँ रखी हुई हैं, काले रंग की हैं। और उन 25 शिलाओं पर जो है यह प्रशस्ति लिखी हुई है। प्रशस्ति का मतलब होता है क्या है कि पहले राजा महाराजा जो है जब किसी भी युद्ध में जीत कर आते थे तो अपनी प्रशंसा के लिए इन पर जो है कुछ लेख लिखवाते थे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब अपनी प्रशंसा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राजा महाराजा जब कोई भी युद्ध जीतते या फिर कोई ऐसा काम करते थे जिससे कि उनकी जो है प्रसिद्धि फैले जगह जगह पर, इस वजह से, और इतिहास उनको लंबे समय तक याद रखे, इसलिए वो कुछ शिलाओं पर क्या लिखवा देते थे, उन पर अपनी पूरी उस कहानी को लिखवा देते थे। तो यहाँ पर 25 काले रंग की शिलाओं पर क्या लिखा हुआ है? इनका पूरा जो है घटनाक्रम लिखा हुआ है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख इसलिए ही माना जाता है क्योंकि 25 काले रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं पर इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। यह शिलालेख 1907 संस्कृत श्लोकों में लिखा हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि यह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, अर्थात संस्कृत के इस पर 1907 श्लोक लिखे हुए हैं इन 25 चट्टानों पर। ठीक है, इन 25 शिलाओं पर क्या लिखे हुए हैं? 1907 संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। इसकी रचना 1676 में राणा राज सिंह के कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। तो इनका एक कवि था राणा राज सिंह का, राणा राज सिंह ने इसको लिखवाया था। किस पर लिखवाया था? रणछोड़ भट्ट पर लिखवाया था। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी? 1876 में राणा राज सिंह का एक कवि था रणछोड़ भट्ट, उस रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। इस शिलालेख में बप्पा रावल से लेकर के राणा राज सिंह तक का इतिहास उत्कीर्ण है। अर्थात जब जो है बप्पा रावल का काल था, उससे लेकर के राणा राज सिंह तक के काल का वर्णन जो है इन शिलालेखों पर हमको मिलता है। तो बप्पा रावल से लेकर के राणा राज सिंह तक का इतिहास जो है इस शिलालेख पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे इसमें हम, यह शिलालेख राजसमंद झील के किनारे पर नौचौकी पाल पर स्थित है। तो उसका जो किनारा है उसको क्या बोलते हैं? नौचौकी पाल बोलते हैं। उस नौचौकी पाल पर जो है ये प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी। तो नौचौकी पाल जो है उसका राजसमंद झील के उत्तरी किनारे जो हैं, उत्तरी साइड में, उत्तर वाले जो किनारे हैं उन किनारों को बोलते हैं हम नौचौकी पाल। तो उत्तरी साइड के जो किनारे हैं उनको क्या बोला जाता है? राजसमंद झील के जो उत्तरी साइड के किनारे हैं उनको हम नौचौकी पाल बोलते हैं। तो नौचौकी पाल जो है, उस नौचौकी पाल के किनारे पर ये प्रशस्तियाँ लिखी हुई हैं, मतलब 25 शिलाएँ जो हैं वहाँ पर रखी हुई हैं। उन पर ये जो 1907 जो है संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो राणा राज सिंह ने लिखवाया था और किससे लिखवाया था? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखवाया गया था। तो ये पूछा गया है, कई बार याद रखना है आपको, रणछोड़ भट्ट पूछा गया है कि रणछोड़ भट्ट से जो कवि था उसके द्वारा जो है ये रचना की गई थी श्लोकों की। अगला शिलालेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। सभी को पता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसकी रचना अत्रि कवि, यह अभी कवि अत्रि के द्वारा की गई थी।
अभी कभी कह दो या फिर कवि कह दो। तो कवि अत्रि के द्वारा की गई थी। अत्रि की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बेटे महेश भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अत्रि कवि ने की थी इसकी रचना। जब अत्रि कवि की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसके बेटे का नाम था महेश भट्ट। उस महेश भट्ट के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। इस प्रशस्ति की रचना राणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में करवाई थी। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के राजाओं की वंशावली मिलती है, अर्थात वंशावली का मतलब होता है उनके पूर्वजों से लेकर के उनके खुद तक की कहानियाँ जो हैं उन पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहले कौन सा राजा था, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो इस प्रकार उनकी वंशावली जो है इस पर लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर। राणा कुंभा के द्वारा एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई गई थी। तो ये याद रखना है, पूछा जाता है। ज़्यादातर जो है इतिहास में कुंभा के द्वारा रचनाएं करवाई गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी ऐसी ज़्यादातर रचनाओं में कुंभा आंसर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना। मेवाड़ से संबंधित कोई भी रचना की बात करी जाए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुंभा आंसर आता है। अगला हम देखते हैं, यह प्रशस्ति विजय स्तंभ की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति के बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की विजयों का वर्णन मिलता है। तो वहाँ पर एक विजय स्तंभ है और उस विजय स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। मान लीजिए कोई खंबा है, जैसे कि इस पर मैं क्या करूँ, कुछ लिखवा दूँ, मतलब बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की कहानी इस पर लिखी हुई है और इसे हम क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ। तो ये हो गया विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के ऊपर ये कहानी जो है उत्कीर्ण करवाई गई है बप्पा रावल से लेकर के राणा राज सिंह तक की। तो ये तो हो गया, इसके अंदर जो लिखवाई गई है वो तो हो गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। और विजय स्तंभ की दीवारों पर ये लिखवाई गई है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें बप्पा रावल से कुंभा तक की विजयों का वर्णन मिलता है, अर्थात उसने कौन कौन से उन्होंने युद्ध जीते थे बप्पा रावल ने, और उससे लेकर बप्पा रावल से स्टार्ट करके आप कुंभा तक के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, तो उन सभी की विजय जो हैं, उन्होंने जो जो युद्ध जीते थे उन सभी के बारे में जानकारी हमको इस प्रशस्ति पर मिलती है। आगे हम देखेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बाद है रनकपुर प्रशस्ति। तो रनकपुर प्रशस्ति की बात करेंगे। रनकपुर प्रशस्ति जो है ये पाली ज़िले में है। तो रनकपुर कहाँ पे है, पाली में है। और रनकपुर प्रशस्ति जो होगी वो भी पाली में ही होगी, क्योंकि रनकपुर पाली में है। तो ये प्रशस्ति कहाँ लिखवाई गई थी, पाली ज़िले में लिखवाई गई थी। यह प्रशस्ति रनकपुर के चौमुखा मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। तो रनकपुर में एक मंदिर है, 4 मुख वाला मंदिर है, अर्थात इसमें क्या है कि जो एक मूर्ति रखी हुई है वो 4 मुख वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, जो रनकपुर का मंदिर है वो चौमुखा मंदिर कहते हैं, क्योंकि उसमें भगवान आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति रखी हुई है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम चौमुखा मंदिर बोलते हैं, ठीक है। चौमुखा मंदिर क्यों बोलते हैं, भगवान जो आदिनाथ थे उन आदिनाथ की 4 मुख वाली एक जो है मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति की वजह से उसको क्या बोलते हैं, हम चौमुखा मंदिर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रशस्ति की रचना 1439 में कवि देपा या देपाक भी बोल देते हैं, कहीं कहीं आपको ये देपाक भी मिल जाएगा या फिर देपा भी मिलता है, ठीक है। तो देपाक या देपा के द्वारा इस प्रशस्ति की रचना करी गई थी। इसमें बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक, इसमें भी बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की विजयों का वर्णन हमको मिलता है। जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी बप्पा रावल के से लेकर के कुंभा तक का इतिहास उसमें मिल रहा था, उसी प्रकार रनकपुर प्रशस्ति में भी बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की जानकारी हमको मिलती है। ये पूछा गया है एक बार, कभी देपाक के द्वारा कौन सी प्रशस्ति की रचना करी गई, रनकपुर प्रशस्ति की रचना करी गई थी। चीखा अभिलेख जो है ये उदयपुर ज़िले में है, या सीधे सीधे पूछे जाते हैं किस ज़िले में है। तो ये छोटे छोटे जो शिलालेख हैं आपको इनका स्थान याद होना चाहिए, कौन से ज़िले में है। चीखा अभिलेख कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये सन आपको याद नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर सन पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये स्थान पता होना चाहिए कौन सा शिलालेख किस ज़िले में है और उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएँ हुई। चीखा अभिलेख जो है उदयपुर ज़िले में है, 1273 ईस्वी का है। इस अभिलेख से सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सती प्रथा आप जानते होंगे, पहले क्या था कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था, इससे बोलते थे सती प्रथा। तो ये सती प्रथा की जानकारी हमको चीखा अभिलेख से मिलती है, जो कि उदयपुर का ये अभिलेख है। अगला अभिलेख है कंसब अभिलेख। तो कंसुआ भी बोलते हैं इसको कई जगह पर, कंसब या कंसुआ का अभिलेख, कंसुआ अभिलेख या फिर कंसब भी बोल देते हैं, या फिर कंसुआ आ जाए, कंसुआ बोल दो चाहे कंसब बोल दो। तो ये अभिलेख कहाँ पर है, कोटा ज़िले में। तो कैसे क्या है आपको याद रखना है, कंसब में क्या आ रहा है तो कोटा में क्या आ रहा है, ठीक है। तो कंसब अभिलेख कहाँ पर है, कंसब अभिलेख जो है ये कोटा ज़िले में है, जो कि 738 ईस्वी का है। इस अभिलेख से
धवल मौर्य नामक एक शासक था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कई बार पूछा गया है कि धवल मौर्य नामक शासक का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो कंसब अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो धवल मौर्य के बारे में हमको जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, वो मिलती है हमको कंसब अभिलेख से। देखिए, एक होता है अभिलेख, शिलालेख और प्रशस्ति, इसमें क्या अंतर है। देखिए, अभिलेख जो होते हैं वो, तो अभिलेख की मैं बात करूं तो अभिलेख जो होते हैं वो या तो शिलालेख हो सकते हैं या फिर स्तंभ लेख हो सकते हैं। शिलालेख का मतलब जो चट्टानों पर लिखे जाते थे वो तो हो गए शिलालेख, और स्तंभ लेख जो होते हैं वो स्तंभ पर लिखे जाते थे, अर्थात खंभे बनवा दिए जाते थे और उन खंभों पर ये लिखवाए जाते थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभिलेख के अंदर ही दो प्रकार हो गए, शिलालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख जो है चट्टानों पर लिखवा देते थे और स्तंभ लेख जो है ये खंभों पर लिखवा देते थे। प्रशस्ति मैंने आपको बता दिया था, राजा महाराजा जब किसी युद्ध में जीत कराते थे तो अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियाँ जो है लिखवाते थे, जो कि शिलाओं पर भी लिखवा सकते थे और स्तंभों पर भी वो लिखवाते थे। तो कंसब अभिलेख कोटा का है, याद रखना है। धवल मौर्य नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है, 738 ईस्वी का माना जाता है। मान मौर्य का अभिलेख, इसके बारे में एक कहानी आपको बताता हूँ। ये चित्तौड़गढ़ जिले का अभिलेख है, इसे हम कई बार मानमोरी का शिलालेख भी कहते हैं। मानमोरी का शिलालेख, किस शिलालेख को कहते हैं हम, मानमोरी का जो शिलालेख है वो इस चित्तौड़गढ़ वाले शिलालेख को कहते हैं। मानमोरी कह दो चाहे मान मौर्य का कह दो, क्योंकि इसमें मान मौर्य नामक शासक के बारे में हमको जानकारी मिलती है, इस वजह से इसे मानमोरी का शिलालेख या फिर मान मौर्य का शिलालेख भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड एक बार इंग्लैंड जा रहा था, तो इस शिलालेख से जो है वो इस शिलालेख को अपने जहाज़ में रख करके साथ में ले जा रहा था। लेकिन जब जहाज़ का वजन ज़्यादा बढ़ गया इस शिलालेख के कारण, जब जहाज़ डूबने लगा पानी में, समुद्र में, तो उसने क्या किया, इस शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो उस जहाज़ से उतरवा करके इसने उस शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया। मान मौर्य की घटनाओं से प्रेरित होकर के कर्नल जेम्स टोड इस मान मौर्य के शिलालेख को अपने साथ ले जा रहा था, मानमोरी के शिलालेख को। लेकिन रास्ते में जब उसको लगा कि इसको यदि पानी में नहीं फेंका गया तो जहाज़ डूब जाएगा, इस वजह से उसने उसको जहाज़ में से निकाल करके समुद्र में ही फेंकवा दिया था। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड रास्ते में समुद्र में फेंकवा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जब इंग्लैंड जा रहा था, कर्नल जेम्स टोड जो है इंग्लैंड का ही था। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड कहाँ का था, इंग्लैंड का था, इस्लिंगटन का था। इस्लिंगटन, इंग्लैंड में भी एक स्थान है इस्लिंगटन, तो वहाँ का था ये कर्नल जेम्स टोड, इस्लिंगटन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस्लिंगटन का था। तो इस्लिंगटन जब जा रहा था, अर्थात ब्रिटेन बोल दो चाहे इंग्लैंड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं शताब्दी का ये शिलालेख माना जाता है। तो इस शिलालेख में 8वीं शताब्दी का वर्णन हमको मिलता है। तो ये मान मौर्य का या मानमोरी का शिलालेख कई बार पूछा गया है। अगला है कुंभलगढ़ का शिलालेख, जो कि राजसमंद जिले में है। 1460 ईस्वी में इसकी रचना करवाई गई थी। महाराणा कुंभा की विजयों के बारे में तथा गुहिल वंश की हमको ये जानकारी देता है। तो कुंभलगढ़ का शिलालेख हमको महाराणा कुंभा की विजयों के बारे में जानकारी देता है कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से युद्ध जीते थे। साथ में पूरे गुहिल वंश में, गुहिल वंश जो था ये मेवाड़ वंश था, सभी को पता है। तो गुहिल वंश की हमको जानकारी भी कौन देता है, ये कुंभलगढ़ का शिलालेख देता है। कुंभलगढ़ का शिलालेख कहाँ, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कुंभलगढ़ नामक स्थान, तो वहीं पर ये शिलालेख है राजसमंद जिले में। आप जब बार बार इनको पढ़ते रहोगे तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ का शिलालेख जो है 1278 ईस्वी का है। इस शिलालेख से गुहिल राजवंश की धार्मिक सहिष्णुता का पता हमको लगता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो शिलालेख है 1278 ईस्वी का शिलालेख माना जाता है, और गुहिल राजवंश जो था उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। तो मतलब धर्म के प्रति वो कितने सहिष्णु थे, कितने दयालु थे, या फिर धर्म को जो है वो कितना बढ़ावा दे रहे थे, इस सभी के बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है, चित्तौड़गढ़ के शिलालेख से मिलती है। इस अभिलेख में मेवाड़ के शासकों की शैव मतावलंबी होने पर भी जैन मंदिरों को अनुदान देने का वर्णन मिलता है। मतलब चित्तौड़गढ़ शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि मेवाड़ के शासक क्या थे, शैव धर्म को मानते थे, शिव जी की पूजा करते थे, फिर भी वो क्या करते थे, जैन मंदिरों को दान देते थे, जैन मंदिरों के लिए पैसा दे देते थे, मतलब अनुदान देते थे। ठीक है, अनुदान का मतलब हो गया एक तरह से राजा महाराजा जो है किसी मंदिर को जो दान देते थे उसे क्या बोलते थे, उस समय अनुदान बोलते थे, ग्रांट, ग्रांट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजा महाराजा जो थे वो शैव मतावलंबी थे, मतलब शैव धर्म को मानते थे, और फिर भी वो क्या करते थे, जैन मंदिरों को दान देते थे, पैसे देते थे।
तो ये आपके जो है 9 शिलालेख हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। टोटल आपको 32 शिलालेख में पढ़ाऊँगा, जिनमें से ही क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। अगला देखते हैं बिजौलिया का शिलालेख। बिजौलिया नामक स्थान जो है ये भीलवाड़ा ज़िले में है। पहले बिजौलिया को विजयवल्ली के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम जो है बिजौलिया पड़ गया। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो बिजौलिया का शिलालेख कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा ज़िले में है। यह अभिलेख भीलवाड़ा के बिजौलिया गांव में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिजौलिया कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा ज़िले में है, जो कि 1170 ईस्वी का। ये सन आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आप जब पढ़ें इनको तो साथ साथ पढ़ते रहें। यह अभिलेख 1170 ईस्वी का है। इस अभिलेख से चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो चौहान वंश की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में ये जानकारी देता है हमको बिजौलिया का शिलालेख। ये कई बार पूछा गया है कि चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? बिजौलिया का शिलालेख देता है। इस बिजौलिया के शिलालेख में लिखा हुआ है कि दोस्तों ये चौहान वंश जो है ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण माने जाते हैं। अर्थात जो ब्राह्मणों का एक गोत्र था पहले, वत्स नाम का एक गोत्र था, उस वत्स गोत्र से ही ये चौहान उत्पन्न हुए। तो ये मानते हैं बिजौलिया शिलालेख में कि मतलब चौहानों की उत्पत्ति जो है ये ब्राह्मणों से ही हुई है। और ब्राह्मणों में भी कौन से गोत्र के ब्राह्मणों से? वत्स गोत्र जो था ये वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से मानी गई है। तो ये अजमेर के चौहान वंश जो हैं वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण माने जाते हैं। इस अभिलेख से राजस्थान के प्राचीन स्थानों के नामों का पता चलता है। जैसे पहले जालौर को क्या कहा जाता था? जावालीपुर के नाम से जाना जाता था। भीनमाल को क्या कहा जाता था? श्रीमाल कहा जाता था। सांचौर को क्या कहा जाता था? सांचौर को सत्यपुर के नाम से पहले जाना जाता था। और सांभर जो जयपुर ज़िले में है इसको क्या नाम से जानते थे? शाकंभरी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो भीनमाल भी ये जालौर ज़िले में है, एक स्थान है भीनमाल। तो इस शिलालेख में, बिजौलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि इस भीनमाल को पहले क्या कहा जाता था? श्रीमाल। सांचौर को सत्यपुर कह देते थे। सांचौर भी जालौर ज़िले में है। ठीक है, इसको पहले क्या कहा जाता था? सांचौर को सत्यपुर कह देते थे। और सांवर को क्या कहा जाता था? शाकंभरी कहा जाता था। जालौर को क्या कहा जाता था? जावालीपुर कहा जाता था। तो ये प्राचीन नाम थे इनके। पहले जालौर को क्या कहते थे इस शिलालेख में? जावालीपुर। भीनमाल को श्रीमाल, सांचौर को सत्यपुर और सांवर को शाकंभरी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिजौलिया अभिलेख कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? एक तो ये बनता है बिजौलिया अभिलेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक ये पूछा जाता है कि जो अजमेर के चौहान वंश, अजमेर का जो चौहान वंश है वो कौन से गोत्र के ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये वत्स गोत्र पूछा गया है कई बार। तो ये अभिलेख भी राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है, अर्थात ये भी बहुत ही पुराना शिलालेख है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन किस स्थान का क्या नाम था पहले बिजौलिया शिलालेख में, ये भी पूछे जाते हैं। अगला है जूनागढ़ प्रशस्ति। तो सभी को पता है जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर ज़िले में है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है जूनागढ़ कहाँ पर है? ये बीकानेर ज़िले में है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है जूनागढ़ कहाँ पर है? जूनागढ़ का दुर्ग या किला कहाँ पर है? बीकानेर ज़िले में है। और जूनागढ़ स्थान भी कहाँ पर है? बीकानेर में। अब बात करेंगे हम जूनागढ़ प्रशस्ति की। यह प्रशस्ति जूनागढ़ के दुर्ग में स्थित है। मतलब जूनागढ़ जो दुर्ग था उस दुर्ग के अंदर ये प्रशस्ति लिखी हुई है। इस प्रशस्ति में राव बीका से लेकर के राणा जो राय सिंह था उसका इतिहास हमको मिलता है। तो बीकानेर के शासक थे राव बीका, और राव बीका से लेकर के राणा जब राय सिंह तक का जो शासनकाल था उन सभी के बारे में जानकारी हमको ये जूनागढ़ का शिलालेख देता है। इसकी रचना जो है महाराजा राय सिंह के द्वारा की गई थी। तो जूनागढ़ प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? राय सिंह ने करवाई थी। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जूनागढ़ का शिलालेख आपको याद रखना है, राय सिंह के द्वारा रचना करवाई गई। बीका से लेकर के राय सिंह तक का इसमें इतिहास हमको मिलता है। नेक्स्ट है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी कहाँ पर है? घोसुंडी नामक स्थान जो है चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। और बात करें इसमें घोसुंडी के शिलालेख में, तो इसमें भागवत धर्म और अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है हमको वो घोसुंडी के शिलालेख से ही मिलती है। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? घोसुंडी के शिलालेख से मिलती है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? पहले राजा महाराजा एक यज्ञ करवाते थे, उसमें एक घोड़े को छोड़ते थे, जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक जो है उनका वो साम्राज्य फैल जाता था।
जो राजा महाराजा या अन्य जो क्षेत्र का राजा महाराजा जब उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था जिस राजा ने यज्ञ करवाया था उसके साथ। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ इन सभी के बारे में हमको घोसुंडी के शिलालेख में जानकारी मिलती है। तो भागवत धर्म के बारे में भी हमको जानकारी किस शिलालेख में मिलती है। भागवत धर्म मतलब विष्णु भगवान से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह अभिलेख नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है। तो किस भाषा में लिखा हुआ है घोसुंडी का शिलालेख? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नगरी एक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, उस नगरी नामक स्थान से चित्तौड़गढ़ में ये जो शिलालेख है प्राप्त हुआ था। घोसुंडी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गजवंश के शासक सर्वदात के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो गजवंश का एक राजा था सर्वदात। तो सर्वदात के बारे में हमको जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? ये घोसुंडी का शिलालेख जो है हमको सर्वदात के बारे में जानकारी देता है। तो ये याद रखना है, सर्वदात पूछा गया है कि राजा सर्वदात के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो घोसुंडी के शिलालेख से हमको राजा सर्वदात के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। तो श्रृंगी ऋषि जो थे उनका ये शिलालेख है और उदयपुर ज़िले में है। 1428 ईस्वी का ये शिलालेख है। सन की आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि सन इनकी पूछी नहीं जाती है। एक दो जो है उनकी सन पूछी जाती है, बाकी की सन जो है नहीं पूछी जाती है। तो श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है वो आपको याद रखना है, उदयपुर ज़िले में। कहाँ पर है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख? उदयपुर में है, ये पूछा जा सकता है। इस अभिलेख से जो है महाराणा मोकल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो श्रृंगी ऋषि जो था उनके शिलालेख में जो मोकल था, महाराणा मोकल, ये मेवाड़ का ही शासक था महाराणा मोकल, उसके बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है? इस श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से मिलती है। अगला है क्राडू का अभिलेख। तो क्राडू का जो अभिलेख है वो है बाड़मेर ज़िले में। क्राडू एक स्थान है बाड़मेर में, तो उसी का ये शिलालेख है। क्राडू नामक स्थान पर ये लिखा हुआ है। तो क्राडू का जो अभिलेख है वो कहाँ पर है? बाड़मेर ज़िले में। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इनके स्थान पूछे जाते हैं, किस ज़िले में इनके स्थान है। तो क्राडू का अभिलेख कहाँ पर है? बाड़मेर ज़िले में है। यह 1161 ईस्वी का अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख से परमार शासकों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ऐसा बताया गया है कि परमार जो थे उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से कैसे हुई थी? मतलब जो ऋषि वशिष्ठ था, उस ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। आबू पर्वत कहाँ पर है? सिरोही ज़िले में। तो माउंट आबू जो है सिरोही में है। तो उस आबू पर्वत पर किसने यज्ञ किया था? ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में जो है ये 4 जातियाँ उत्पन्न हुई थी, गुजर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सोलंकी। चालुक्य या सोलंकी, गुजर, प्रतिहार, परमार, ये चौहान वगैरह जो हैं ये, और चालुक्य और सोलंकी, चालुक्य या सोलंकी एक ही बात है। तो ये उत्पन्न हुए थे हमको कहाँ से? इस अग्निकुंड से। तो इस शिलालेख में ये लिखा हुआ है, क्राडू के जो अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि जो परमार शासक हैं उनकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड से मानी जाती है। तो क्राडू के अभिलेख की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है अग्निकुंड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्राडू का अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? क्राडू का जो अभिलेख है वो परमारों की उत्पत्ति की जानकारी हमको देता है। तो ये आपको याद रखना है, क्राडू का अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? ये परमारों की उत्पत्ति की जानकारी हमको देता है। तो परमार वंश के शासक जो थे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में जानकारी हमको क्राडू का अभिलेख देता है। इसके अगला जो अभिलेख है वो है घटियाला का शिलालेख। घटियाला का शिलालेख कहाँ पर है? जोधपुर ज़िले में। तो ये आपको याद रखना है, घटियाला स्थान है जोधपुर में, तो वहाँ पर ये शिलालेख है। ये पूछा गया है सीधा सीधा, घटियाल बोल दो या फिर घटियाला बोल दो, ठीक है। तो घटियाला का जो शिलालेख है वो कहाँ पर है? जोधपुर ज़िले में है। घटियाल नहीं है दोस्तों, ये घटियाला है, यहाँ पर एक आ की मात्रा और होगी। तो घटियाला का जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? जोधपुर ज़िले में है। हर्षनाथ की प्रशस्ति कहाँ पर है? सीकर में है। तो हर्षनाथ नाम का एक पर्वत भी है, तो ये सीकर ज़िले में है। तो हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है कहाँ पर है? ये सीकर ज़िले में है। ये आपको याद रखना है। ये सीधे सीधे इनके स्थान पूछे जाते हैं, मिलान करवाया जाता है कि निम्न में से ऐसे करवाएंगे। जैसे यहाँ पर घटियाला लिख दिया, यहाँ पर हर्षनाथ की प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति, अपराजित, चारों के स्थान लिखेंगे यहाँ पर और मिलान करना होता है आपको इस प्रकार से। ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हर्षनाथ की प्रशस्ति कहाँ पर है? सीकर ज़िले में है। और नाथ प्रशस्ति कहाँ पर है? नाथ प्रशस्ति जो है ये उदयपुर ज़िले में है। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो नाथ प्रशस्ति कहाँ पर है? नाथ प्रशस्ति जो है ये कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में है। ये भी पूछा जाता है, इनका स्थान आपको याद रखना है। नाथ प्रशस्ति कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में है।
अगली हम बात करते हैं अपराजित का शिलालेख। ये कहाँ पर है? नागदा में है। और नागदा कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में है। तो नागदा उदयपुर में ये जो है अपराजित का शिलालेख है। तो ये पूछा जाता है अपराजित का शिलालेख कहाँ पर है? ये है नागदा उदयपुर में। तो नागदा की एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सास बहू का मंदिर भी है नागदा उदयपुर में, ये भी पूछा जाता है। तो सास बहू जो थे, सास बहू जो दोनों की आपस में लड़ाई होती थी, उन लड़ाई होने के कारण उन दोनों की एक मंदिर के रूप में जो है स्थापना करवा दी। दोनों सास बहू का मंदिर जो है कहाँ पर बना हुआ है? ये नागदा उदयपुर में बना हुआ है। वहाँ पर सास और बहू दोनों की मूर्तियाँ थी। एक साइड में सास की मूर्ति है और दूसरी साइड में उसके विपरीत दिशा में क्या बनाई गई? बहू की मूर्ति। मतलब एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुंह करे हुए बनाई गई, क्योंकि सास बहू की आजकल लड़ाई होती है, सभी को पता है। तो सास का दूसरी तरफ मुंह था और जो है सास का मान लो इधर मुंह है, तो बहू का जो है इधर मुंह करके मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है। तो सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ये नागदा उदयपुर में बना हुआ है मंदिर। और ये है शिलालेख। तो अपराजित का शिलालेख कहाँ पर है? ये है नागदा स्थान पर उदयपुर जिले में। अगला है सारनेश्वर, जिसे हम सांडनाथ का शिलालेख कहते हैं। सांडनाथ या सारनेश्वर का शिलालेख ये भी कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ये भी पूछा जाता है। तो सांडनाथ का शिलालेख कहाँ पर है? सारनेश्वर का शिलालेख जो है ये है उदयपुर में। अगला है बुचकला शिलालेख। ये कहाँ पर है? सीधा सीधा पूछा जाता है। जोधपुर जिले में कौन सा शिलालेख है? बुचकला का शिलालेख जो है वो है जोधपुर जिले में। बुचकला का शिलालेख कहाँ है? ये जोधपुर जिले में। चाटसू का शिलालेख। चाकसू को ही पहले क्या बोला जाता था? चाटसू बोला जाता था। पहले चाकसू को क्या बोलते थे? चाटसू। तो उसी आधार पर वहाँ पर ये शिलालेख लिखा था। चाटसू का शिलालेख कहाँ पर है? चाकसू सभी को पता है, जयपुर जिले में है चाकसू। तो चाटसू कहाँ है? पहले चाटसू चाकसू को ही बोलते थे। तो चाटसू का शिलालेख कहाँ है? जयपुर जिले में है। अगला है बरनाला का शिलालेख। ये भी कहाँ है? जयपुर में है ये बरनाला नामक स्थान। तो बरनाला का जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? जयपुर जिले में है बरनाला का शिलालेख। अगला है नानसा, एक स्थान है भीलवाड़ा में। तो नानसा का शिलालेख कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। ये सीधे सीधे स्थान आपको रटने पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नानसा का शिलालेख कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। अगला है नानसा की बात करते हैं, रसिया जी की छतरी। तो रसिया जी की छतरी 1274 ईस्वी में ये एक शिलालेख था, बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है? रसिया जी की छतरी ये चित्तौड़गढ़ जिले में बनवाए गए एक शिलालेख है। तो रसिया जी की जो छतरी शिलालेख है ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में है रसिया जी की छतरी। आबू का जो अचलेश्वर शिलालेख है ये 1285 ईस्वी का शिलालेख है। और ये कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। आबू का अचलेश्वर, अचलेश्वर नामक स्थान कहाँ पर है? ये सिरोही में है। तो सभी को पता है अचलेश्वर कहाँ पर है? ये सिरोही में है। और आबू भी कहाँ पर है? सिरोही में। सभी को पता है माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। आबू का अचलेश्वर नामक स्थान का जो शिलालेख है वो कहाँ पर है? ये सिरोही जिले में है। और 1285 ईस्वी का ये शिलालेख है। अगली हम देखते हैं समधेश्वर के मंदिर का शिलालेख। समधेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर भी, समधेश्वर मंदिर। तो समधेश्वर मंदिर के अंदर ये शिलालेख जो है रखा हुआ है। ये एक चट्टान जो है उस पर ये लिखा गया है समधेश्वर के मंदिर का शिलालेख, जो कि 1428 ईस्वी का माना जाता है। तो 1428 ईस्वी का ये शिलालेख माना जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। समधेश्वर मंदिर का शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला है दिलवाड़ा का शिलालेख, जो कि 1434 ईस्वी का है। दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही जिले में। तो दिलवाड़ा का शिलालेख भी कहाँ है? 1434 ईस्वी का, और ये भी सिरोही जिले में स्थित है। अगला है जम्बारामगढ़ का शिलालेख। दिलवाड़ा सिरोही में है, तो दिलवाड़ा का शिलालेख कहाँ होगा? सिरोही में। जम्बारामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। तो जम्बारामगढ़ प्रशस्ति कहाँ होगी? ये भी जयपुर की है और 1613 ईस्वी की प्रशस्ति है। अगला है जगन्नाथ राय की प्रशस्ति, 1652 ईस्वी की है। और कहाँ की है? उदयपुर जिले में। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहाँ पर लिखी हुई है? ये है उदयपुर जिले में। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में। अगला है नगरी स्थान, सभी को पता है नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो नगरी का शिलालेख कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, जो कि 180 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक का शिलालेख माना जाता है। तो नगरी का शिलालेख कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है, जो कि 180 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक का शिलालेख माना जाता है। अगला है सामौली का शिलालेख। सामौली एक स्थान है उदयपुर जिले में। तो सामौली का शिलालेख 646 ईस्वी का शिलालेख माना जाता है, और ये उदयपुर जिले में है। तो सामौली का शिलालेख कहाँ पर है? सामौली का जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है सामौली का। और बड़वा जो है कोटा में है। तो बड़वा का शिलालेख कहाँ हो गया? ये कोटा जिले में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बड़वा का शिलालेख कहाँ पर है? कोटा में है। और सामौली का शिलालेख उदयपुर में है। तो ये आपको याद रखना है। बड़वा का शिलालेख जो है वो कहाँ पर है? कोटा में। तो ये हो गया दोस्तों
बड़वा का शिलालेख कोटा में, तो आपका जो है शिलालेख और प्रशस्तियाँ जो है कम्प्लीटली मैंने आपको करवा दी हैं। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ओल्ड पेपर्स जो है कर सकते हो, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके शिलालेख और प्रशस्तियाँ दोनों मैंने एक साथ करवा दी हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।